यूपी की एक दमदार पत्रकार जो हर रोज दूसरे को न्याय दिलाने के लिए अपना माइक लेकर सड़क पर उतरती हैं, हर रोज एक नई वीडियो से एक नया सवाल खड़ा करती हैं, सिस्टम को कटघरे में रखती हैं। लेकिन आज वही पत्रकार, आज वही प्रज्ञा मिश्रा अपनी सगी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए चीख रही हैं। इंसाफ तो क्या ही होगा, देखिए, इंसाफ और न्याय की बात तो तब होती जब आरोपी जिंदा होता। यहाँ तो गोली मारने वाला आरोपी खुद अपनी बहन को और अपने आप को खत्म कर चुका है, तो इंसाफ पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ इंसाफ सोशल जस्टिस से हो रहा है, वो सोशल जस्टिस जिसमें एक महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है जो सफाई देने के लिए अब इस दुनिया में है ही नहीं। प्रज्ञा का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। दिव्या ने अपने पति मानस वाजपेयी से 1.5 करोड़ रुपए की मांग की थी, इस तरीके की बात फैलाई जा रही है। वो साफ करती हैं कि एलिमनी और स्त्री धन दो अलग अलग चीजें होती है। साथ ही उन्होंने इस पूरे केस को लेकर कई ऐसी बातें सामने रखी है, कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो पुलिस को जांच के लिए एक अलग तरीके का एंगल जरूर दे सकती है। ये जो कई एंगल प्रज्ञा सामने रख रही हैं, ये पुलिस को भी मजबूर कर रहा है कि वो इस जांच को इस एंगल में ले जाकर भी देखे। दरअसल एसबीआई के फील्ड अफसर हैं मानस वाजपेयी। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा पर गोली चलाई थी। गोली ही नहीं चलाई थी, कई राउंड गोली फायर की थी। एक बैंक के सामने उसी बैंक कर्मचारी को इस तरीके से गोली से भुना जाता है और पूरे पॉश इलाके में ये घटना होती है, जिस घटने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। आखिर कैसे हो सकता है, ये लोग सोच रहे थे। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद मानस वाजपेयी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, उसके बाद अपने घर पहुंचकर अपनी बीमार बहन सीबा की जान लेते हैं और फिर खुद को भी गोली मारकर खत्म कर देते हैं। ये जो दिव्या है, ये मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की अपनी सगी बड़ी बहन है। ये भयानक घटना जब हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग अपने अपने तरीके से इस पूरी घटना को देख रहे थे, अलग अलग तरीके की बातें कह रहे थे, अलग अलग तरीके का अफवाह हो रहा था। अब इस पूरी बात पर प्रज्ञा मिश्रा ने सीधे जवाब देकर सच सामने रखने की कोशिश की है। बताया है कि दिव्या ने, ये जो 1.5 करोड़ रुपए की बात हो रही है, उस पर प्रज्ञा का ये कहना है, दिव्या ने तलाक का केस जरूर दाखिल किया था, लेकिन ये अभी शुरुआती स्तर में था। नोटिस, मध्यस्थता और काउंसलिंग तक ही था। स्थायी गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी की जो बात हो रही है, ये कोर्ट में तब होता है जब केस अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचता है। कोई मांग कोर्ट में अभी तक एलिमनी की नहीं रखी गई थी, फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ खबरों में ये प्रचारित किया जा रहा है कि दिव्या ने 1.5 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की थी। हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस पर लिखा है और मुझे सब पता है, इस तरीके की बात लिखा है। यानी कि वो स्टेटस जिसमें प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव का नाम है, उस स्टेटस का जिक्र करते हुए प्रज्ञा मिश्रा कहती हैं कि हाँ, मुझे बहुत कुछ पता है कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वो उससे अलग रहना चाहती थी, ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उसे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकल गया। बकौल मेरी बहन, हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि वो बीमार माँ का निधन हो गया। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसिल के साथ भी मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है, झड़प हुई है। मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चे का एक लिस्ट बनाया, आधा खर्चा उठाने की शर्त रखी और मेरी बहन ने इसे स्वीकार कर लिया, तुरंत ही इस चीज को मान ली। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्चा उठाना बंद कर दिया, तो साइको हत्यारे की नज़र में ये चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा साइको हो सकता था ये किसी को अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीज़ पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताया। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी, हाथ में
अरे मानस का टैटू नहीं हटवाया था, भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए। तो प्रज्ञा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि दिव्या अपने पति से परेशान तो थी, लेकिन वो तब भी अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। शायद हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है, क्योंकि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अचानक से किसी रिश्ते का ऐसे खत्म हो जाना स्वीकार नहीं होता है, खास तौर पर महिलाओं को। प्रज्ञा बताती हैं कि शादी को करीब 9 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से वो अलग रह रही है। घरेलू हिंसा, मानस की मानसिक स्थिति और उसकी बहन सीबा की बीमारी के कारण दिव्या को घर छोड़ना पड़ा था। ये बात प्रज्ञा बता रही है। आर्य ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन पहले उसका एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसका हाथ और पैर टूट गया था। 1.5-2 महीने के बाद वो अपना ऑफिस जाना शुरू कर रही थी, और वही वो दिन था जो 2 महीने बाद वो अचानक से उस दिन ऑफिस गई जिस दिन ये पूरी घटना हो गई। वो आज भी लड़खड़ा कर ही चलती थी। आज जब घर से निकली थी तो लड़खड़ा रही थी। दिव्या ने कितनी प्रताड़ना झेली है उसे जानने वाला हर कोई जानता है। आंखों में आंसू हैं, पर वक्त इस सब बात को करने का नहीं है, लेकिन आप सबको बताना जरूरी है। 3 सीसीटीवी फुटेज हैं, एक में दिव्या घर से जा रही है, दूसरे में लड़खड़ाते हुए हत्या से लड़ रही है, और वो फोटो भी प्रज्ञा ने जो है वो ट्वीट किया था, जिसमें उनकी बहन घर से निकल रही हैं और वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से प्रज्ञा ने अपने हिस्से का सच जो उन्हें पता है, या जो वो जानती हैं, या जो वो बताना चाहती हैं, वो रख रही हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिख रही हैं। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है, उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने बताया कि पहली बार कितना मुश्किल हो रहा है सच बताना कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात वो अपनी माँ को नहीं बता पा रही थी। प्रज्ञा ने आगे बताया कि दिव्या आर्थिक रूप से मानस से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, ऊंचे पद पर थी, फिर भी एलिमनी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए किया जा रहा है। प्रज्ञा ने और भी कई सवाल उठाए हैं जो बेहद ही ज़रूरी है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास 3 रिवॉल्वर कहाँ से आया, ये सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर ये रिवॉल्वर उसे कौन पहुँचा रहा था, उस तक ये रिवॉल्वर कैसे पहुँचा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सारा कार चलाना नहीं जानता था, तो कार से आने वाली छुरी कहाँ से आई? वो ऑटो से हत्या करने आया था और ऑटो से ही भागा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि वो दूसरा कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो दूसरा इन्वॉल्व कौन है, वो ड्राइवर कौन था? ये सारे सवाल हैं कि ये कौन है जिसे सबके मर जाने पर कुछ फायदा हो रहा है। पुलिस को ये खोजना चाहिए। दरअसल मानस और उनके परिवार का अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मानस अपने मरने से पहले अपनी बहन को तो मार ही चुके थे, उनके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक हिस्से का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, और दूसरे हिस्से में दिव्या नहीं है, लेकिन उनका एक परिवार है अभी। प्रज्ञा, उनकी माँ, ये सब लोग अभी हैं। और जब परिवार का कोई अनायास चला जाता है और उसके बाद उस परिवार के और सदस्य जिन्हें अभी रहना होता है, उनके लिए वो टीस लंबी होती है। और वो जो टीस है वही प्रज्ञा के ट्वीट में निकल कर आ रही है कि ये जो लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, अब दिव्या है नहीं, उन पर कीचड़ उछाल कर क्या मिल रहा है, किसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? इसके अलावा अगर मानस इस तरीके की चीज़ें कर रहा था तो उसके पास हथियार कैसे आया? ये सारे एंगल जिस पर जांच करने की ज़रूरत है। प्रज्ञा कहती हैं कि झूठा प्रचारित किया जा रहा है कि दिव्या ने हमारे मानस से 1.5 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी थी। एलिमनी और स्त्री धन में अंतर होता है। स्त्री धन वो होता है जो महिला को उसकी शादी से पहले, उसके शादी के समय या शादी के बाद प्राप्त होता है, जिस पर महिला का अपना अधिकार होता है। यानी कि वो गिफ्ट, वो दहेज जो एक लड़की की शादी के वक्त उसका परिवार देता है, वो गहने हो सकते हैं, वो पैसे हो सकते हैं, वो कार हो सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे समाज में दिया जाता है, ये सबको पता है। तो उसे स्त्री धन कहा जाता है, और उस धन पर पत्नी का ही हक होता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। एलिमनी जो चीज़ होता है ना, वो कानूनी तौर पर पति पत्नी के अलग होने के बाद जब डिवोर्स होता है उस स्टेज पर दिया जाता है, और ये एलिमनी की धारा 25 के तहत मांगी जाती है। जब आप अलग होने वाले रहते हैं या अलग हो रहे होते हैं तब मिलता है, ये कानूनी प्रक्रिया होती है। दिव्या का केस कोर्ट में दाखिल हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तलाक के केस में मुकदमे को 8 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है नोटिस और जवाब का, दूसरा चरण होता है मध्यस्थता का,
तीसरा चरण होता है काउंसलिंग यानी सुलह के प्रयास का। चौथा चरण होता है दोनों पक्षों के बातों को सुनना। पांचवा चरण होता है समझौते का अवसर देना। छठवां चरण जो होता है समझौता ना होने पर आगे की प्रोसीडिंग। और सातवां चरण जो होता है वो फाइनल डिवोर्स होता है। और आठवां जो होता है यहाँ पर आता है एलिमनी, भरण पोषण, गुजारा भत्ता और ये सारी चीजें। दिव्या का केस केवल दूसरे या तीसरे यानी मध्यस्थता और काउंसलिंग तक ही पहुंचा था। ये बात प्रज्ञा अपने ट्वीट के माध्यम से बता रही हैं कि ये एलिमनी जैसी चीज तो हुई ही नहीं थी। काउंसलिंग में भी 6 राउंड होते हैं। दिव्या के केस में ये लेवल 2 से 3 यानी कि मध्यस्थता और काउंसलिंग तक ही पहुंचा था। काउंसलिंग में भी 6 राउंड होते हैं और दिव्या के केस में केवल 1 राउंड ही हुआ था, जब पति पत्नी आपस में बैठते हैं और कोर्ट ये देखता है कि ये जोड़ा साथ रह सकता है या नहीं। इसके बाद के आगे की बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है और एलिमनी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब आते हैं स्त्री धन पर। स्त्री धन शादी के समय में दुल्हन को मिला हुआ उपहार यानी उसे मिले जेवरात होते हैं। स्त्री धन ऐसे ही नहीं मिल जाता, कोर्ट में इसको लेकर फोटो सबूत के रूप में देना पड़ता है। साबित करना पड़ता है कि अमुक वस्तु जो थी वो स्त्री की है। शादी की फोटो में जो स्त्री धन दिखाई देता है जज उसे ही कंसीडर करते हैं, उसे ही स्त्री धन माना जाता है। या फिर अलग कोई अगर कोई बिल मौजूद हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो ही उसे कंसीडर किया जाता है। पक्का सबूत के आधार पर ही ये चीज़ें होता है। दिव्या ने बिल लगाए थे, फोटो लगाए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कितनी राशि के स्त्री धन की मांग की गई थी। अगर 1.5 करोड़ के स्त्री धन की डिमांड की गई थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्या की शादी में कितना स्त्री धन उसके माँ बाप ने दिया था। यानी कि प्रज्ञा ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर 1.5 करोड़ रुपए का भी स्त्री धन मांगा गया तो प्रॉपर सबूत के आधार पर कोर्ट उसे कंसीडर करता। अगर आपके पास बिल नहीं है, फोटोज नहीं है और आप इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि कितना जेवरात या कितना पैसा चढ़ा था, तो कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करेगा। तो अगर 1.5 करोड़ रुपए प्रूफ किया गया है तो इसका मतलब कि उतना चढ़ा होगा। स्त्री के वैवाहिक संबंध के विच्छेदन की स्थिति में यानी कि डिवोर्स होने की स्थिति में कोई पुरुष स्त्री धन का भोग नहीं कर सकता। अगर पत्नी आर्थिक तौर पर सक्षम है तो इस स्थिति में पत्नी को एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार भी नहीं होता। कोई मांग भी नहीं सकता है और अगर मांगे तो मिलेगा भी नहीं। दुनिया जानती है कि दिव्या सारे मानस से ज्यादा ऊंचे ओहदे पर थी, आर्थिक तौर पर उससे ज्यादा मजबूत थी। तो एलिमनी शब्द का इस्तेमाल केवल कीचड़ उछालने के लिए किया जा रहा है। ये बात प्रज्ञा समझा रही हैं। प्रज्ञा को न्याय चाहिए, ये बात समझ में आती है क्योंकि उनकी बहन को किसी ने मारा है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं मरी है। वो आगे लिखती हैं कि घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वीडियो बना पाऊं, इसीलिए समय मिलने पर अपनी बात लिखकर आपसे संवाद कर रही हूं। अब आती हूं असली बात पर, और ये गंभीर बात है जो प्रज्ञा अपने ट्वीट में बताने की कोशिश कर रही हैं। अब असली बात ये नहीं है कि हत्यारा मानस सनकी, साइको, डुअल पर्सनालिटी का था, घरेलू हिंसा प्रेमी था। असली बात यह है कि जिस व्यक्ति के घर पर एक बांस की मजबूत लाठी भी नहीं थी, उसके घर पर 2 पिस्तौल और एक देसी तमंचा कहां से आया। ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है जो प्रज्ञा कह रही है। इसके बाद ये कहते हैं कि कौन उसे इस कांड के लिए मोटिवेट कर रहा था। वो तीसरा कौन था? वो कौन था सेकंड पर्सनालिटी जो इस तरीके की चीजें उसके दिमाग में डाल रहा था, उसे मोटिवेट कर रहा था? जो बाजार से पकाने के लिए एक बार में सारी जरूरत की सब्जी नहीं ला सकता था, वो रेयर पिस्तल कैसे इकट्ठा कर पाता है? उसे कैसे मिला? इसका पैसा कहां से आया? कौन से हथियार किस हत्या में इस्तेमाल हुए? किसने उसे इस जघन्य अपराध के लिए तैयार किया? कौन था हमारे मानस का कोच? व्यक्ति इतना टिकट तभी करता है जब उसे रोज भड़काया जाए। डिवोर्स केस लंबे समय से चल रहा था। अंतिम स्टेटस में हमारे ने चीट शब्द का इस्तेमाल किया। अगर मानस को मालूम था कि दिव्या उसे चीट कर रही है तो तलाक के केस में उसे अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करके अलग तरीके का फायदा मिल जाता, अपर हेड मिल सकता था।
क्या चीट शब्द पुलिस को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया? ये प्रज्ञा के सवाल हैं। इसके अलावा वो पूछती हैं कि क्या हमारे मानस की मानसिक स्थिति का किसी ने इस्तेमाल किया है? फिर से बात वही हो रही है कि वो कौन है जो पीछे से बैठकर ये सारा खेल रच रहा था। क्या किसी की नज़र मानस के घर में मौजूद कथित वो जो 1.5 करोड़ का स्त्री धन है उस पर थी? मानस जो है वो साइको था, घरेलू हिंसा का आदी था, लेकिन समाज में सभ्यता दर्शाता था। वो चींटी भी नहीं मार सकता था, लेकिन उसने 3-3 लोगों को मारा है। हमारा घर में पिस्तौल और तमंचे नहीं उगाता, तो वो आया कहाँ से, वो किसने ला कर दिया, ये सवाल है। अगर बैंक के सामान्य बाबू की पहुंच पिस्तौल गिरोह तक है तो फिर लखनऊ के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मानस ने 3 में से किसी को दूर से नहीं शूट किया, सबको सटाकर सिर में गोली मारी है। क्या ये प्लान था या फिर दिव्या को मानस ने मारा? मानस और सीबा को किसी और ने मार दिया। ये ओपन शट केस नहीं है, बहुत सी मिस्टीरियस केस है। बैंक और घर से दूरी 10 से 15 मिनट की थी। दिव्या की हत्या के बाद 35 से 45 मिनट तक मानस कहाँ रहा? क्या मानस के फ़ोन में स्टेटस किसी और ने अपडेट किया? क्योंकि मानस इंग्लिश में लिखता था, जो स्टेटस अपडेट किया गया वो इंग्लिश में था। क्या हमारा और घर के रास्ते के बीच मानस कहीं और रुका था? शायद किसी और से बात कर रहा था। अगर रुका था तो किसके पास रुका था? क्या अपने कोच के पास रुका था? क्या मानस के घर के भीतर कोई तीसरा भी मौजूद था जिसने मानस और उसकी बहन को मारा? क्या मानस के घर के भीतर घुसने और निकलने का कोई और भी रास्ता है? इन सारे पहलू पर जांच करने की जरूरत है। पुलिस को इन पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। अगर इन सब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, पिस्तौल कहाँ से आई नहीं मालूम चलता है, तो केस किसी और एजेंसी को दे दिया जाना चाहिए। इस तरीके की बात प्रज्ञा कह रही है और सारे गंभीर सवाल हैं। सच्चाई का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ये ओपन एंड शट केस नहीं है। मेरी बहन, उस मानसिक बीमार लड़की सीबा को न्याय मिलना चाहिए। प्रज्ञा अपनी बहन के साथ उस बहन की भी न्याय की बात करें जो भी इस दुनिया में नहीं है। लखनऊ में 3 हथियारों के साथ बैंक कर्मचारी प्लान कर रहा है, असलहे ला रहा है। ऐसी पुलिसिंग से बेहतर माफिया काल था। कम से कम लोगों को मालूम तो था कि उन्हें किससे सावधान रहना है। बहुत सारी गंभीर बातें प्रज्ञा इसमें कह रही हैं। सबसे बड़ी और मजबूत बात यही है कि वो हथियार आए तो आए कहाँ से, उसे लाने वाला और पहुंचाने वाला कौन था, कौन ये सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि एक मामूली आदमी किसी की भी जान लेने का गट्स, हौसला नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, नहीं कर सकता है। तो ये कौन है, ये गंभीर सवाल जो है वो प्रज्ञा ने उठाया। प्रज्ञा ने जब ये ट्वीट किया उसके बाद पुलिस जो है अब इस तरीके के एंगल में भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मानस ने जिस दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया उस दिन मानस की कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच की गई और एक मिस्टर इंडिया की तलाश की जा रही है। मिस्टर इंडिया को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना में कहना सिर्फ इतना है कि एक आदमी था जिसकी एक हनक थी, जिसकी एक सनक थी, जिसने अपने आप को तो ख़त्म किया ही, साथ में 2 और लड़कियों को ले डूबा, एक अपनी बहन, एक अपनी पत्नी। एक पूरा परिवार नहीं है, लेकिन एक परिवार के कुछ लोग हैं जिन्हें न्याय की उम्मीद है। अब ये न्याय किससे मिलेगा? ना मारने वाला बचा है और ना सफाई देने वाला बचा है। सवाल यहाँ पर यही है। फिलहाल इस पूरी घटना में अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।